वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईटी मनी, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। हम दे रहे हैं दर्शकों के सवालों के जवाब और आप अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं, चलिए इसकी जानकारी आपको देते हैं। एक व्हाट्सएप नंबर है जहां पर अपना सवाल आप भेज सकते हैं 9619873567। ये वो नंबर है जहां पर लिखित रूप में यानी टाइप करके अपना सवाल हमें भेजिए। आप चाहें तो एक और आसान तरीका है, अपने फ़ोन के कैमरा मोड में जाइए, वहाँ पर वीडियो में जाइए, सवाल का वीडियो शूट कीजिए और वो वीडियो अपलोड कर दीजिए इस व्हाट्सएप नंबर पर और हम आपके सवाल को स्क्रीन पर दिखाएंगे। हमारे एक्सपर्ट्स आपके सवालों के जवाब आपको देंगे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुरेश सदगोपन और क्षितिज महाजन हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवा रहे हैं। प्रमोद कुमार हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ है। प्रमोद जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सवाल आपने हमें भेजा है, बताएं क्या सवाल है आपका, किस तरह से आपकी सहायता की जाए आज। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मैम मैं 18,000 रुपीज पर मंथ SIP कर रहा हूँ मैं, और HDFC टैक्स सेवर 3,000 2012 से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे एसेट लार्ज कैप फंड में 5,000 रुपीज, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में 5,000 और SBI स्मॉल कैप फंड में 5,000, सो टोटल 18,000 मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरा टारगेट गोल है 15 इयर्स में 2 करोड़ का मैम। क्या ये फंड सिलेक्शन सही है मैम, या किसी तरह का चेंजेस करने की जरूरत है? प्रमोद, मैं शायद सुनना रह गया मेरा, आपने कितने सालों से शुरू किया है ये इन्वेस्टमेंट? मैम HDFC टैक्स सेवर जो फंड है, मैं 2012 से मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और बाकी के 3 जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 साल पहले से स्टार्ट करके रखा है। चलिए 2 टैक्स सेवर फंड क्यों डाले हैं? एक ही टैक्स सेवर फंड है मैम, HDFC टैक्स सेवर। उसके बाद मेरे एसेट लार्ज कैप फंड है, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड एंड SBI स्मॉल कैप फंड। आपने मेरे एसेट का टैक्स सेवर नहीं डाला है पोर्टफोलियो में, क्योंकि उसकी जानकारी हमें व्हाट्सएप पर दी गई थी। नहीं मैम, वो मेरे एसेट लार्ज कैप फंड है मैम। चलिए तो आप 5,000 रुपये लार्ज कैप में डाल रहे हैं और मेरे ऐसे टैक्स सेवर में नहीं। उसके अलावा आपके पास इमर्जिंग ब्लू चिप है और SBI स्मॉल कैप है। निवेश क्या बढ़ाने की मंशा है? 18,000 तो अभी कर रहे हैं, लेकिन आपको 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं ना, बढ़ा पाएंगे क्या निवेश को? मैम बढ़ा सकते हैं मैम, बढ़ा सकते हैं। चलिए क्षितिज बताएं मैम। और एक और सवाल इसके साथ ऐड कीजिए मैम, क्या लमसम अमाउंट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बेहतर है, या फिर SIP मोड में ही जाना बेहतर है मैम? आपके पास अभी राशि है लमसम निवेश करने की? मैम 2 लाख रुपए का मैं सोच रहा हूँ, लमसम करूँ या फिर SIP के थ्रू ही जाना बेहतर है, ये मेरा सोच में। और जो 2 लाख रुपए आप लमसम निवेश करने की बात कर रहे हैं, क्या आप वो 15 साल रखेंगे? या डेफिनेटली 10 से 15 साल तक। ऑलराइट, चलिए तो क्षितिज काफ़ी हद तक अभी क्लैरिटी आ गई है इनके सवाल पर, तो निवेश बढ़ा भी सकते हैं। और फिलहाल एक ही फंड है जिसमें ये 2012 से निवेश कर रहे हैं, बाकी तमाम फंड जिन्होंने शायद 2 साल पहले ही शामिल किए हैं। और साथ ही इनका सवाल 2 लाख लमसम का है। एक एक करके लेते हैं। मौजूदा निवेश कैसा है? कविता, मौजूदा निवेश जो है वो काफी अच्छा है। अगर एक ही टैक्स सेवर है एंड इन्होंने तो खुद कंपाउंडिंग का जलवा देख लिया है। 10 साल से अगर HDFC टैक्स सेवर में है तो दिस फंड इन इटसेल्फ हैज गिवन मोर देन 14-15% कंपाउंडिंग इन लास्ट 10 years। सो वो तो बहुत अच्छी चीज है। बाकी सारे फंड जो इनके पास 4 फंड्स हैं, मेरे लार्ज कैप, मेरे इमर्जिंग ब्लू चिप, SBI स्मॉल कैप, तीनों ही बहुत ही अपने अपनी कैटेगरी के अच्छे फंड्स हैं, वेरी वेल मैनेज्ड। इनफैक्ट एसेट ब्लू चिप में तो मेरे में लमसम इन्वेस्टमेंट लेते ही नहीं है। वो जो सिप भी अब पुरानी चल रही है, फ्रेश सिप में भी बहुत एम्बार्गो है वहाँ पे। सो 18,000 का सिप कर रहे हैं और 2 साल से ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर कंटिन्यू करेंगे तो अगले 12-13 साल में अगर यही सिप अमाउंट कंटिन्यू करेंगे तो कोई लगभग 91 लाख के आसपास की राशि जमा होगी इनको, अगर 15 साल टोटल लेते हैं इन्वेस्टमेंट का। तो उसके लिए ये सिप इंक्रीज करें तो बहुत अच्छी बात है। उसके 2 तरीके हो सकते हैं। ये अगर इमीडिएटली इंक्रीज करते हैं तो 40,000, इस सिप को 40,000 करें, जिससे इजिली 15 ईयर्स में अगर 12% पोर्टफोलियो कंपाउंड होता है इनको 2 CR मिल जाएगा। अगर नहीं कर सकते हैं तो स्टेप अप सिप करें, जो हमने पहले भी बात करी है। 10% करेंगे तो नेक्स्ट
14-15 ईयर्स में इनको इनकी जो राशि जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मिल जाएगी। अगर 15% करेंगे यहाँ से तो एडिशनल 12 साल में इनका जो गोल है वो पूरा हो जाएगा। सो ओवरऑल सिचुएशन में पोर्टफोलियो ठीक है, पर मुझे लगता है एक फोकस फंड, मल्टी कैप फंड जरूर ऐड करें। आपके पास जो मेरे ऐसे लार्ज कैप है वो लार्ज कैप हो गया है, उसमें 90% इंडेक्स हगिंग पोर्टफोलियो है। तो आप एक कोटक, एसबीआई या फिर एचडीएफसी, तीनों में से कोई भी एक फोकस फंड ऐड करें जब आप अपनी को सिप ऐड करें। ये आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो पे व्यू है। आपकी गोल्ड प्लानिंग बहुत अच्छी है, आप 10 साल से ऑलरेडी एचडीएफसी टैक्स सेवर में कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर जो आप चले हैं उसके लिए बहुत बड़ा सल्यूट है आपको। पर इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है प्रमोद जी, कि आप जितना वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं यूनिट्स बाय कर करके म्यूचुअल फंड्स के, उतने ही आप अपने लिए और वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें आप और सिप अमाउंट इंक्रीज करते रहिए। लमसम इन्वेस्टमेंट की बात रही कविता, लमसम या सिप वन अगेंस्ट अनदर नहीं है, ये डिफरेंट मोड है। पर लमसम भी जब इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं सभी क्लाइंट्स को कि वो वीकली एसटीपी करें 3 से 4 महीने के अंदर। मान लीजिए आप 2 लाख करना चाहते हैं, आपने 5 फंड्स में 40 लाख जो भी फंड्स करने हैं उनके रिस्पेक्टिव ओवरनाइट फंड्स में या लिक्विड फंड में डाल दिया, और वीकली वहां से कुछ एलोकेशन आपकी इक्विटी में ऑटोमेटिक चलेगी। इसको सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान कहते हैं। तो 6 मंथ्स के अंदर अगर मार्केट बहुत हाई हो, इस लेवल पे जहां पे मार्केट है वहां से आप 3 से 4 महीने ले सकते हैं और एसटीपी कर सकते हैं एग्जिस्टिंग फंड्स में। सो जब भी आपके पास लमसम की अपॉर्चुनिटी आए, कोई बोनस आया है, कहीं से कोई आपके पास रिसीव हुए हैं पैसे, तो आप लमसम भी उसी पोर्टफोलियो में एसटीपी रूट के थ्रू एंटर करें। सो लमसम मनी को भी अपॉर्चुनिटी डाल के टॉप अप करते रहें, एंड आप देखेंगे अगर आप इसको इंक्रीज करते जाएंगे सिप को, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो आपने एचडीएफसी टैक्स सेवर में देखी है, आप ओवरऑल अपने पोर्टफोलियो में भी देखें। ऑलराइट, सुरेश जी, मुझे आपसे अब सवाल पूछना है, क्योंकि देखिए 15-20 साल का जो नज़रिया होता है ना, ये बहुत लंबा नज़रिया होता है। अभी तो हम दर्शकों को रणनीति दे देते हैं, लेकिन 15-20 साल तक एक निवेश में बने रहना रिक्वायर्स ट्रैकिंग ऑल्सो। आपको मॉनिटर भी करना होता है अपने पोर्टफोलियो को। ऐसा नहीं है कि आपने 15 साल के लिए एक फ़ंड ले लिया और बस बात ख़त्म हो गई, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो 15-20 सालों के समय में आपके फंड्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि बाज़ार की चाल तो बदलती ही रहती है, तो ऐसे में बदलाव करना ज़रूरी हो जाता है। तो कैसे कोई बदलाव करे, कैसे कोई ये डिसाइड करे कि बदलाव कैसे करना चाहिए? तो इसमें दो बात है। तो सपोज आपको सिर्फ निवेश करना है, आपको ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है ये सब बदलाव करने का, पोर्टफोलियो रिव्यू करने का, देन इंडेक्स फंड विल बी द अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट। सो सपोज इंडेक्स फंड में आप निवेश करते हैं, सो इंडेक्स में जो भी बदलाव आता है इंडेक्स फंड में रिफ्लेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है। सो इंडेक्स फंड में आप निवेश करेंगे, सपोज निफ्टी 50 या निफ्टी 100 या कोई भी इंडेक्स फंड में आप निवेश करेंगे, अंडरलाइंग जो पोर्टफोलियो में जो चेंजेस होता है ऑटोमेटिकली वो इंडेक्स फंड में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होता ही है। सो जिसको ज्यादा चेंज नहीं करना है, मार्केट डिलीवर्ड रिटर्न्स उनको पाना है उनका इन्वेस्टमेंट में, सो उनके लिए इंडेक्स फंड उचित है। और दूसरे वर्ग के लोग जो एक्टिव फंड उनको एक्टिव फंड में निवेश करना है, उनके लिए तो 6 महीने या 1 साल में एक बार कम से कम देखना ही है। लेकिन उनको उसके बारे में ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है और ज्यादा जानकारी भी नहीं है, तो ये प्रॉपर एडवाइजर के पास जाना होगा जो इसको पोर्टफोलियो को देख के उसमें जो भी चेंजेस है वो बताएंगे। ज्यादातर अच्छा निवेश किया हो तो ज्यादा नॉर्मली चेंजेस नहीं होता है, 2 साल 3 साल में ऐसा चेंज करना पड़ता है, वो होता है, वैसा हो सकता है। बट आप जैसा बोले थे ना कविता जी, वैसा एक फंड में इन्वेस्ट करके ऐसा छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ऐसा हमने देखा है कई बार कि जो फंड फर्स्ट क्वार्टर में है वो 3 साल के बाद या 4 साल के बाद सेकंड या थर्ड क्वार्टर में चले जाते हैं। सो इसके लिए हमेशा देखना नहीं है, लेकिन 6 महीने में या 1 साल में एक बार जरूर देखना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। अगले दर्शक का सवाल, अमित गुप्ता साहब फोन लाइन पर काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अमित जी नमस्कार, बताएं क्या हालचाल? नमस्ते मैडम, मैं ग्वालियर से बोल रहा था। मेरी ईयर 42 ईयर एज है मेरी।
एक्चुअली Okay. मैं पहले से इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें, HDFC टॉप 100 में है और HDFC फ्लेक्सी कैप में है, एक्सिस मेरा है लार्ज कैप में और अच्छा। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में है एक्चुअली। और मैं अच्छा। कुछ नया इन्वेस्ट करना चाहता हूँ कुछ अलग फंड में, तो कहाँ कर सकता हूँ और ये फंड कैसे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ 10 सालों से। अच्छा अच्छा अच्छा, अलग फंड में निवेश करना चाहते हैं, उसका मतलब मैं समझी नहीं हूँ। अलग फंड का मतलब क्या होगा? मतलब कहने का मतलब है कुछ मतलब कोई रिटर्न निफ्टी वगैरह में हो, ऐसे में निफ्टी में नॉलेज नहीं है, निफ्टी इंडेक्स की। अच्छा, बाकी जो फंड में आपने पैसे डाले हैं उन फंड्स को आप देखते हैं, उनका पोर्टफोलियो में फंड मैनेजर कैसे बदलाव करते हैं और किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस है बाजार की गिरावट में, आप बराबर वो फंड्स को ट्रैक करते हैं? एक्चुअली कि मैं ये HDFC टॉप 100 है, परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा बात करनी थी। और अच्छा, ये जो निवेश है आपने कब से शुरू कर रखा है? मैं 10 साल हो गए हैं इनको तो। 10 साल हो गए हैं। चलिए, हाँ जी। मतलब कहीं ना कहीं मैं ये समझ सकती हूँ कि आप एक समझदार निवेशक हैं, आप इक्विटी बाजार को समझते हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया। और 10 साल से ऑलरेडी निवेशित हैं, और कितना रुकना हाँ। चाहते हैं इसमें? मैं रुकना तो भी कंटिन्यू करना चाहता हूँ अपने 8-10 साल और। मतलब HDFC वगैरह में परफॉर्मेंस की समझ में नहीं आ पा रहा था, क्या मतलब का फ्यूचर क्या, मतलब क्या रिटर्न नहीं मिल पा रहा उसमें उसमें। चलिए, फंड का फ्यूचर, बाजार का फ्यूचर तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जिस तरह से स्टॉक सिलेक्शन होता है किसी भी फंड में, उसके बिना पर हम बता सकते हैं कि बाकियों की तुलना में फंड कैसे परफॉर्म करेगा। लेकिन देखिए, बाजार में जब उतार चढ़ाव होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपके फंड की परफॉर्मेंस पर रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। लेकिन किस फंड से आपको निकलना चाहिए, किस फंड में आपको रुके रहना चाहिए, इसको समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पहले कंसिडर करनी चाहिए। लेकिन सुरेश जी, सबसे पहले आप तो वो अलग फंड जो इन्होंने डिमांड किया है ना, वो अलग फंड आप उनको बता दीजिए वो क्या हो सकता है। मेरे ख्याल से इनका रुझान जो मुझे समझ में आया शायद किसी इंडेक्स फंड या पैसिव इन्वेस्टमेंट या पैसिव फंड की ओर था। हाँ, मैं ये सवाल का भी जवाब देता हूँ अमित जी के लिए जी। और उनका जो मौजूदा पोर्टफोलियो के लिए भी मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। ये 10,000 इनको जो निवेश करना है, मैं तो इंडेक्स फंड का बहुत बड़ा फैन हूँ वैसे। आप एक्चुअली देखेंगे तो इंडेक्स फंड, स्पेशली लार्ज कैप में आप इंडेक्स फंड का देखते हैं, तो लार्ज कैप फंड को इंडेक्स फंड ज्यादातर वो बीट करते आया है। अभी 3 साल में, 5 साल में ऐसा देखेंगे तो लार्ज फंड, ज्यादातर एक्टिवली मैनेज लार्ज फंड मोस्टली वो बीट नहीं कर पाते। So if you choose a proper index fund, जैसा HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50, एक एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ, इनका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है और ये फंड बहुत अच्छे करते आ रहा है। ऐसा बहुत सारा फंड है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यही फंड आपको सेलेक्ट करके निवेश करना है। इसमें एक ही अच्छी बात है अमित जी, मैंने पिछले दशक का भी सवाल जवाब किया था, उसमें भी मैंने बोला था जब इंडेक्स फंड में जब निवेश करते हैं आपको ज्यादा देखने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो चेंजेस होता है अंडरलाइंग इंडेक्स में वो आपका इंडेक्स फंड में भी हो जाता है। आपको ज्यादा इसमें ध्यान देने का जरूरत नहीं है। जो मार्केट मतलब जो ब्लू चिप फंड का रिटर्न आता है, ये निफ्टी 50 में भी, निफ्टी 50 का जो रिटर्न आता है करीबन उसके आसपास ही इसमें भी आएगा। और नाउ अभी ये आपका मौजूदा पोर्टफोलियो के बारे में भी थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। इसके पहले हमने बात किया था कि जब भी आप पोर्टफोलियो में निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड में या कोई भी निवेश करते हैं, उसको 6 महीने में या 1 साल में एक बार जरूर देखना चाहिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट। सपोज आपको उसमें रुचि नहीं है, आपको इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, कोई भी एडवाइजर को आप उनका सलाह लेना चाहिए, क्योंकि उसके बिना ऐसा ही हो जाता है। कोई फंड परफॉर्म नहीं करता है। ऐसा भी हो सकता है कोई फंड एट दिस पॉइंट या 1, 2, 3 साल में नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनका पोटेंशियल है और शायद रख भी सकते हैं। लेकिन ये एडवाइस करने के लिए आपका प्रॉपर एडवाइजर जरूर होना चाहिए। दूसरी बात है, बहुत ज्यादा फंड में निवेश करने से आपको ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है। उसके लिए भी एक्चुअली आप एक एडवाइजर से सलाह लेंगे
तो बहुत अच्छा होगा। 2-3 फंड में ही आप निवेश करेंगे तो एक्चुअली बेटर है। पोर्टफोलियो ज्यादा ऐसा आई मीन स्कैटर्ड नहीं होगा और फोकस्ड होगा और आपको रिटर्न भी मिल सकते हैं। बिल्कुल, आपने यहाँ पे सही समझाइश दी है सुरेश जी, लेकिन एचडीएफसी टॉप 100 मेरे ख्याल से एक ऐसा फंड है जो काफ़ी परेशान भी किया है इसने निवेशकों को, है ना? अगर इसके पीयर्स के साथ भी हम तुलना करें तो अंडर परफॉर्मेंस को लेके थोड़ी सी कंसिस्टेंसी बनी ही हुई है। इस कैटेगरी में अगर किसी को लेना हो लार्ज कैप के लिहाज से अगर मैं समझूं तो क्या इंडेक्स फंड को लेना सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एक्टिव फंड्स ने आउट परफॉर्म नहीं किया है ना बेंचमार्क्स को। हाँ, ज्यादातर एक्टिव फंड्स थोड़ा आई मीन अभी थोड़ा दे आर ट्राइंग दे आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग। मेनी ऑफ द एक्टिव फंड्स आर स्ट्रगलिंग टू बीट द बेंचमार्क, ये हकीकत है। सो वैसे किसी को एक्टिव फंड ही लेना है, बहुत सारा एक्टिव फंड्स भी है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि एक्टिव फंड्स लेना बंद कर देना चाहिए। हम भी एक्टिव फंड बहुत सजेस्ट करते हैं और पैसिव फंड्स भी सजेस्ट करते हैं। हमारा पोर्टफोलियो में दोनों मिक्स रहता ही है, बट ज्यादातर लार्ज कैप फंड में हम इंडेक्स फंड सजेस्ट करते हैं। बाकी में मिड कैप या स्मॉल कैप या फ्लेक्सी कैप में हम एक्टिवली मैनेज फंड ज्यादा सजेस्ट करते हैं। सो आई मीन इट इज नॉट लाइक एक्टिव वर्सेस पैसिव, इट इज एक्टिव एंड पैसिव। मयूर जाधव, किसका सवाल है? अमित जी को उम्मीद करते हैं कि सलाह समझ में आ गई हो और उसके मुताबिक वो बदलाव भी करें अपने पोर्टफोलियो में, और जैसा कि सुरेश जी ने आपको कहा कि हर 6 महीने में आपको अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए। चलिए अगला सवाल मैं यहाँ पर लेना चाहती हूँ मयूर जाधव का, और इनका सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हैं 6 अलग अलग फंड में इन्होंने 25,000 रुपये की SIP कर रखी है और 22 साल में इनको चाहिए 10 करोड़ रुपए, और ये कह रहे हैं कि ये इंडियन स्टॉक्स में भी निवेश करते हैं। लगभग 10,000 का डायरेक्ट निवेश भी है इनके पास, यानी ये शेयरों के ज़रिए भी निवेश करते हैं। US बाज़ार में भी ये लगभग 5,000 का डायरेक्ट निवेश करते हैं। और मोटा मोटा इनका सवाल जो मुझे समझ में आ रहा है, ये काफ़ी हद तक इक्विटी बाज़ार को समझते हैं। और देखिए तमाम फंड्स के नाम भी हम स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं जो कि ये ख़रीद चुके हैं और SIP के ज़रिए हर महीना निवेश करते हैं। तो क्षितिज और सुरेश जी दोनों के पास मैं आऊँगी। क्षितिज, आपके पास ये सवाल है? नहीं है, बट मैंने सुन लिया है जो आपने बोला है। जी जी, सुरेश जी आपके पास ये मेरे हाँ, ये मेरे पास ये सवाल है जी जी। तो मैं बात कर सकता हूँ इसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल सुरेश जी। हाँ जी। सो इन्होंने मयूर जी अपने जो पोर्टफोलियो बना के रखा है, ये म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, एक फंड एक स्कीम अच्छा परफॉर्मर है उनका कैटेगरी में। मेरा एक ही मानना है कि इतना सारा फंड में निवेश करने का जरूरत नहीं है। सो आई एम अ फैन ऑफ कंपैरेटिवली कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टमेंट। सो आप सही फंड चुना है आपने, सो उतना जरूर बोल सकता हूँ, आपको कंग्रेचुलेशंस भी बोल सकता हूँ। बट मेरा मानना है कि इतना ज्यादा फंड्स का जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 फंड्स चूज करेंगे तो भी चलेगा। तो 2 या 3 फंड टोटली आप पूरा इन्वेस्टमेंट के लिए जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके लिए 2 या 3 फंड आप चूज करेंगे तो भी चलेगा। दूसरी बात है, और डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स आप करते आ रहे हैं। सो डायरेक्ट स्टॉक्स आप इंडियन मार्केट भी करते हैं और US मार्केट में भी करते हैं। डायरेक्टली स्टॉक में इक्विटी में इन्वेस्ट करना इतना आसान सी बात नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मयूर जी कि आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ज्यादातर आई मीन नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, इतना ज्यादा रिसर्च करने के लिए एफर्ट लेना पड़ता है, वो सब मुश्किल पड़ता है। लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स take some tips from here and there, they read I mean ऐसा पेपर पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं, वहां से उनको ऐसा क्लू मिलता है कि ये इक्विटी अच्छा परफॉर्म करेगा, सो ऐसा इन्वेस्ट करते हैं। सो ऐसा इन्वेस्ट करने से आपका पोर्टफोलियो ज्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं होता है, एंड एक तरीके से आप देखेंगे ये थोड़ा स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट बन जाता है। सो इसके आई मीन इन कंपैरिजन टू दैट
म्यूचुअल फंड से आप इन्वेस्ट करेंगे, म्यूचुअल फंड में क्या है, म्यूचुअल फंड में भी अंडरलाइंग आप कोई भी स्कीम लेंगे, अंडरलाइंग 30, 40, 50 इक्विटीज है उसमें भी। तो और आपका फंड मैनेजर जो है, वो जो इक्विटी स्कीम को वो मैनेज जो कर रहे हैं, वो भी एक्चुअली ऐसा चुन चुन के ही वो जो भी इक्विटी वो स्कीम में होना चाहिए उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। सो जो आप काम कर रहे हैं वही फंड मैनेजर भी काम कर रहे हैं। एंड आई वुड सजेस्ट दैट एज अ रिटेल इन्वेस्टर यू शुड अलाउ द फंड मैनेजर टू डू दिस जॉब रादर देन यू डूइंग द जॉब। आई मीन मैंने देखा है बहुत सारा ऐसा इन्वेस्टर जो ब्लू चिप में इन्वेस्ट करते हैं या पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। सो यू कैन, ये मुश्किल बात है कि फंड मैनेजर का जो काम है हम करके उसको बीट करें। सो मैं ये सलाह देता हूं कि स्पेशली यूएस का इक्विटी, यूएस इक्विटी के बारे में हमको ज्यादा मालूम भी नहीं है। फेसबुक में इन्वेस्ट करते हैं, एप्पल में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा नेटफ्लिक्स में करते हैं, ऐसा हमको जो नाम सुना है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ये लेकिन ये नहीं है कि जो नाम हमने सुना है वो ही रिटर्न दे सकता है। ऐसा बहुत सारा स्टॉक हमने नाम तक सुना नहीं होगा लेकिन वो स्टॉक अच्छा भी करते होंगे, हमको पता भी नहीं होगा। सो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट मेरे सलाह है मयूर जी, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट ना करना उचित है। और इन्वेस्टमेंट एमएफ के माध्यम से करना ही उचित है। मैं ये सलाह देना चाहता हूँ, आपका सिलेक्शन बढ़िया है, मैं ये बताता हूँ। सो आपका सिलेक्शन में ही आपको रहना है तो 6 स्कीम के बदले आप 3-4 स्कीम रख के उसमें जो इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करते हैं, इंडियन इक्विटी और फॉरेन इक्विटी में जो करते हैं उसी में कर सकते हैं। मैं नया भी सजेशन ऐसा दे सकता हूं, जैसे मैंने बोला था मैं इंडेक्स फंड का बहुत बड़ा फैन हूं, पैसिव फंड, पैसिव स्पेस का बहुत बड़ा फैन हूं। सो निफ्टी 50 प्लान और निफ्टी 500 प्लान आप कोई भी म्यूचुअल फंड एएमसी का चूज करेंगे 15,000 का, और पराग पर एक फ्लेक्सी कैप जिसमें अब्रॉड का भी इन्वेस्टमेंट है। अभी फिलहाल अभी बंद हुआ है अब्रॉड का क्योंकि आरबीआई ने अभी तक परमिशन दिया नहीं है, बट वो शुरू हो जाएगा। आई मीन कहीं आगे जाके वो शुरू हो जाएगा। वो निवेश यूएस इक्विटीज और कुछ और ग्लोबल इक्विटीज में शुरू हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो एकदम स्कैटर्ड नहीं रखना है, कॉन्सेंट्रेटेड रखना है। 2-3 इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही आपका पोर्टफोलियो अच्छा बन सकता है। नो, आपका अगला सवाल है 10 करोड़ 22 इयर्स में बनाने के लिए कितना निवेश करना है। आप जो निवेश कर रहे हैं अभी 40,000, उसमें से ये रकम बनेगा नहीं है, ये राशि बनेगा नहीं है। सो इसीलिए आपको 78,000 तक निवेश करना होगा। आपके पास अभी 78,000 नहीं है तो जैसे क्षितिज ने बोला है, आप स्टेप अप कर सकते हैं। हर साल आप 10% या 15%, जैसा आप आई मीन आपका तो इन्वेस्टमेंट हॉरिजन तो 22 इयर्स है, मतलब लॉन्ग टर्म आपको निवेश करने का आप सोच रहे हैं। सो आप स्टेप अप करके भी आप ये अचीव कर सकते हैं। लेकिन आपके पास ये पोटेंशियल है तो अभी से आप 78,000 पर मंथ लगातार 22 इयर्स के लिए आप करेंगे, अज्यूमिंग 12% रिटर्न, आपका ये 10 करोड़ का ये राशि बन जाएगा। राइट, मेरे ख्याल से काफ़ी बारीकी से आपने इनको पूरा पोर्टफोलियो बताया है, लेकिन इसके अलावा कोई डिटेल्स अगर छूट गई है तो मैं गुजारिश करूंगी कि हमारे दर्शक हमें एक बार फिर से सवाल भेजें। सुरेश जी आपका और क्षितिज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की है। और इसी के साथ मुझे भी आज की इस खास पेशकश में इजाज़त दें, लेकिन इस वादे के साथ कि आपके सवाल हम तक पहुँचते रहेंगे। अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अपने सवाल लिखित रूप में भेजें या चाहें तो वीडियो के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर आपके सवालों का हमें होगा इंतजार। नमस्कार।